हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म मेंटल एकेडमी। तो जैसा कि मच अवेटेड जो सीरीज थी उसका वेट कर रहे थे, आपकी डिमांड्स थी। तो जो मेंस के पेपर हुए अभी 17 और 18 जून को, तो काफ़ी टफ पेपर थे। स्टूडेंट के जो रेस्पॉन्स आ रहे हैं कि होश उड़ा दिए, तो उन चीज़ों को, हम सभी चीज़ों को देखेंगे। उससे पहले हमारा काम क्या है, हम ये देखेंगे वास्तव में आरपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, जिससे जो हमारी तैयारी उसको हम कैसे धार दे सकते हैं। और इवन जो नई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको अपनी तैयारी को किस ओरिएंटेशन में लेके जाने की जरूरत है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को ध्यान देते हुए हम ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा डिस्कशन है, हम थीम वाइज करेंगे, सब्जेक्ट वाइज पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटी के जो पेपर्स है उसका डिस्कशन करते हैं। पॉलिटी जो अपना आपका इसका GS3 का पार्ट है। तो पॉलिटी GS3 के अंदर आप जानते हैं कि GS3 जो है, यदि अपन GS3 की बात करें तो GS3 के अंदर एक तो आपका पॉलिटी खुद एक मेन आता है पार्ट। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन वाले चैप्टर्स आ जाते हैं। पॉलिटी में भी इंडिया की पॉलिटी हो गई, फिर राजस्थान की पॉलिटी हो गई, फिर IR के बाद फिर आपका आ जाता है पबेड। ठीक है, ये तो दो मेन हो गए। तो ये तो आपका पॉलिटी और IR, ये तो पार्ट है आपका यूनिट 1 का। पबेड पार्ट है आपका यूनिट 2 का। फिर जो तीन छोटे वाले माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो आपका पार्ट हो जाते हैं किसके, यूनिट 3 का। ठीक है, ये इसका GS3 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेसिकली हम आज यूनिट 1 देखेंगे जो कि पॉलिटी और IR से जुड़ी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो, ये स्टार्ट है यहाँ से पेपर। तो पेपर के अंदर पहला जो सवाल थे, इसमें मेनली आपको पता होना चाहिए कि 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और एम ये होता है, इसके अंदर दे रखा होता है क्लियरली कि 2 मार्कर को आपको 15 वर्ड्स के आसपास लिखना होता है, 5 मार्कर को आपको 50 वर्ड्स के आसपास लिखना होता है, जो 10 मार्कर को आपको 100 वर्ड्स के आसपास लिखना होता है। अब इसमें भी आपको मेन ये ध्यान रखना है कि जो ये बॉर्डर्स दे रखे हैं उसके बाहर कुछ लिखना नहीं होता है। और मेरा ये मानना है कि इन शब्दों की सीमा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप क्वेश्चन की डिमांड है उसको एड्रेस कर पाए या नहीं कर पाए, इसको मेन ध्यान रखना है। सबसे पहला सवाल है, ये बोलता है कि एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले कीवर्ड्स का हमेशा ध्यान रखो कि एक्सप्लेन द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के स्वर्णिम त्रिभुज को स्पष्ट किया है, मतलब उसके बारे में आप एक्सप्लेन करो, स्पष्ट करो। तो देखो, यदि किसी चीज को, इतनी बड़ी थीम है ये गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसको स्पष्ट करना है तो आपको एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस पेपर में आपको 10 मार्कर का ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब आरपीएससी ने नहीं पूछा, 2 मार्कर पूछा, तो ये हमारे लिए चैलेंज है। उस चैलेंज को आपको एड्रेस करना है। तो सबसे पहला, यदि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट का गोल्डन ट्राइंगल किसे कहते हैं, तो ये उनके लिए लागू है। नहीं है तो उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आपका आर्टिकल 21। इन तीनों का जो संयुक्त युग्म होता है, इन तीनों को हम गोल्डन ट्राइंगल कह सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या कर सकते हो, तीनों आर्टिकल लिखे और तीनों को आप एक्सप्लेन कर दो क्या है। देखो, आर्टिकल जो 14 है ना, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, तो ये जो आपके पहले 5 आर्टिकल हैं वो क्या है, आपको समानता, इक्वालिटी इंश्योर करते हैं। और बेसिकली जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। और धीरे धीरे, ये तो संविधान में था इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर उसको एक्सटेंड किया तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समानता और विधि की समेत व्यवस्था, उन दोनों की बात आर्टिकल 14 करता है। तो वो धीरे धीरे उसका इंप्रूवमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट की संज्ञाओं के बाद। आर्टिकल 19 क्या करता है, ये आपको फ्रीडम देता है, आजादी देता है। किस चीज का फ्रीडम देता है, तो ये आपको देता है फ्रीडम। आर्टिकल 19 फ्रीडम किसका देता है आपको, तो ये फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपने विचारों को, अपनी बातों को ढंग से, खुले तरीके से आप रख सकते हो, उसको ये फ्रीडम दे रहा है। उसके बाद यदि आप आर्टिकल 21 की बात करो तो ये आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, तो राइट टू लाइफ का अधिकार देता है। हिंदी इंग्लिश से मैटर नहीं करता, आपको तीनों पता होना चाहिए कि 3 आर्टिकल है। अब इन तीनों को क्यूमुलेटिव रूप से गोल्डन ट्रायंगल बोला गया। और ये स्पेसिफिक वर्ड अगर देखा जाए तो 1980 के अंदर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, बड़ा फेमस केस था। इस 1980 के मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इन तीनों आर्टिकल को गोल्डन ट्रायंगल का संज्ञा दी गई। अब एक्सप्लेन की बात मैं इसलिए बोल रहा था कि इसको 10 मार्कर क्यों है, क्योंकि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संज्ञाओं के दौरान बताया कि देखो,
आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 तीनों एक दूसरे के पूरक है। यदि आप 2 आर्टिकल देते हो, एक नहीं देते हो, तब भी ये उसके मूल अधिकारों के हनन के समान है। तो इसीलिए इन तीनों को एक साथ देखने की आवश्यकता है, और कोई किसी एक का पूरा न होना भी आपके मौलिक अधिकारों के हस्तक्षेप का मामला बनता है। तो ये इसकी बात बन के आती है। अब इस क्वेश्चन को तरीके का करने का एक और इनोवेटिव तरीका आप क्या यूज कर सकते थे? गोल्डन ट्राइंगल पूछा है, आप एक ट्राइंगल बनाते, आप इस ट्राइंगल में मेंशन करते आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, और आप मेंशन कर देते गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट। ये इनोवेशन होता है जिसको लेकर के आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यहां से आपको अगर आता है तो 2 मार्क्स आप अचीव कर सकते थे। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी प्रक्रिया की, और प्रक्रिया किसकी? टू रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, जो सीवीसी के आयुक्त हैं उनको उसके ऑफिस से हटाने की बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय सत्ता आयुक्त है, उनको उससे पद से हटाने की क्या प्रक्रिया? तो जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या फिर हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारी जो आपकी संवैधानिक संस्थाएं, और स्टैट्यूटरी बॉडी जो सांविधिक संस्थाएं। अब इन संस्थाओं के जो प्रमुख, जनरली सबका प्रमुख, किसी का अपवाद भी हो सकता है, उनको हटाने के लिए आपको बेसिकली, स्पेशली सीवीसी का पूछा, हम सीवीसी को टारगेट करेंगे। तो जो इनका एक्ट है उसका सेक्शन 6 इसके बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 6 अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो ये सेक्शन 6 क्या बोलता है? ये बोलता है कि यदि किसी ने मिसबिहेव किया है, क्या किया है? मिसबिहेव किया है, या फिर उसका जो मिसबिहेवियर है, उस मिसबिहेवियर को यदि किसी कोई कंप्लेन आती है तो उस मिसबिहेवियर की जांच होगी, और वो जांच कौन करवाएगा? राष्ट्रपति कराएगा। राष्ट्रपति ये जांच किसके माध्यम से कराता है? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और यदि सुप्रीम कोर्ट के तहत जब ये जांच करवा रहा है, और ये जांच यदि क्या होती है, प्रूव हो जाती है कि हाँ इन्होंने क्या किया है, मिसबिहेव किया है, तो उस शख्स को राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा हटा दिया जाता है। तो ये तो बेसिकली एक आधार है, ये आधार इस प्रश्न में पूछने का प्रयास किया गया है। अब सेकंड, यदि हम इसके अलावा दूसरा देखें कौन से ग्राउंड है, तो इसके अलावा देखो, यदि किसी ने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद हासिल कर लिया है, ऐसा कोई कार्य कर रहा है, या फिर किसी शख्स को कोर्ट के द्वारा उसको अर्जर्न डिक्लेयर कर दिया गया है, और उसके अलावा यदि कोई माइंड से इन्फर्मिटी है, यानी कि मानसिक दिवालियापन है, कोर्ट से दिवालियापन घोषित हो जाए, मानसिक रूप से वो विकृत है, या फिर उसने कोई लाभ का पद ले लिया है, या अपने पद का दुरुपयोग किया है, ऐसे किसी भी आधार पे भी उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उस कंडीशन में उनको इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस प्रश्न को करने के लिए वैसे तो हमें 5 मार्कर चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर पूछा है, परंतु आप ये समझो कि ये जो पहले हमने प्रूव्ड मिसबिहेवियर की बात करी, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करता है, राष्ट्रपति हटाता है, सेक्शन 6 इसके बारे में बोलता है, इनका बेसिकली मुझे लगता है कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही था। अगर आप ये भी लिख के आएंगे तो आपको 2 मार्कर लिख सकते हैं। एडिशनल यदि आपको ग्राउंड्स पता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक तो आया है आपका बुलॉक कैपिटलिस्ट, जिनको हम बैल पूंजीपति कहते हैं। तो सवाल क्या ये बोलता है कि मध्यवर्ती जातियों के उत्थान के संदर्भ में बैल पूंजीपतियों की अवधारणा क्या है। अब मध्यवर्ती जातियों के उत्थान के संदर्भ में बैल पूंजीपतियों की अवधारणा क्या है, तो डायरेक्टली आपसे पूछ रहे व्हाट इज दिस। तो क्या पूछ रहे, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बुलॉक कैपिटलिस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइज ऑफ द इंटरमीडिएट कास्ट। तो थोड़ी सी इसके लिए आपको कहानी समझ में आनी होगी। हालांकि ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी का सवाल है, और इस प्रश्न को आप नहीं भी करके तो आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको आप बिल्कुल फ्री माइंड से, हालांकि जब परीक्षा में देखा होगा, मैं समझ सकता हूं कि जो भी विद्यार्थी परीक्षा दे के आए हैं, मानसिक प्रेशर आपके ऊपर रहा होगा, ऐसे सवाल टेंशन देते हैं। लेकिन ये 2 मार्कर का सवाल है, इसको आप छोड़ दें, पेपर का लेवल वैसे भी टफ था। अब देखो, इस प्रश्न की यदि बात करें, ब्लॉक कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, मध्यवर्ती जातियों, तो आपको समझना होगा कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुई थी, हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये 1960s के आसपास शुरू करी। तो उस वक्त क्या था, जिन लोगों के पास जमीनें ज्यादा संख्या में अवेलेबल थी, उन लोगों को बहुत फायदा हुआ, और उन लोगों को जिनको फायदा हुआ वो किसी न किसी विशिष्ट जाति के लोग थे। जैसे उदाहरण के लिए दें तो पंजाब के कुछ बड़े किसान थे, आप उनको सरदार कह सकते हैं। इसके अलावा यदि हम हरियाणा में चलेंगे, हरियाणा के अंदर
जो जाट किसान थे। फिर यदि आप उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको यादव मिलेंगे, जिनके पास अच्छी खासी लैंड थी। फिर यदि आप बिहार में जाएंगे तो वहां आपको ठाकुर मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि आप महाराष्ट्र में पहुंचेंगे और फिर आप गुजरात में पहुंचेंगे तो वहां आपको पाटीदार मिलते हैं, पटेल मिलेंगे, पाटिल मिलेंगे। देखो ये टाइटल्स हैं और मोस्टली ये कास्ट के टाइटल्स हैं। तो ये जो जातियां थी, इन जातियों के पास जमीन अवेलेबल थी, लैंड थी। अब हुआ क्या, इस ग्रीन रिवोल्यूशन ने, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ने इनकी पोजीशन अच्छी कर दी और इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ गए, इनका डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, इंटरमीडिएट कास्ट की बात करिए तो बेसिकली ये लगभग आप यही बोल सकते हो ये ओबीसी ग्रुप को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इन जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के पास जमीन होने के कारण ग्रीन रिवोल्यूशन के इनको फायदा हुआ। अब इस ग्रीन रिवोल्यूशन में जब इनको फायदा हुआ तो इन जातियों का जो उत्थान था उसको हम बैल पूंजीपतियों के बारे, उनको मतलब बैल पूंजीपतियों की संज्ञा दी गई। अब ये सवाल क्या, बेसिकली आप ये सोचो, जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है, आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन है, वो कौन सा कंसेप्ट है, ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। और जो ये हमने बात करी ओबीसी के पार्ट्स हैं या जातिगत अवधारणा की बात करी, ये या तो सोसाइटी का पार्ट है या इसको आप पॉलिटी का पार्ट भी मान सकते हो। वैसे तो ये सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन क्या हुआ, ये सोसाइटी का पार्ट इकोनॉमी के पार्ट से मिल करके किस प्रकार से पॉलिटी को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि आपने कंसेप्ट सुना होगा कि जाति के आधार पे राजनीति का ध्रुवीकरण और राजनीति का भी ध्रुवीकरण जाति का, दोनों कंसेप्ट चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, इसने जिस प्रकार से राजनीति को प्रभावित किया और ये जो कम्युनिटी के लोग हैं वो राजनीति में आए, तो वो जो एक तरह से वो जो प्रभाव था उसको यहाँ पे इसमें पॉलिटी में पूछा गया। अब बेसिकली आपको मैं कैसे बता सकता हूं कि आपने नाम सुना होगा किसका, चौधरी चरण सिंह का। तो बहुत बड़े जाट लीडर थे ये हरियाणा से। फिर आपने नाम सुना होगा वीपी सिंह का, ये उत्तर प्रदेश से थे। फिर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह हैं, यादव कम्युनिटी से। इसके अलावा पाटिल जो यशवंत पाटिल वगैरह महाराष्ट्र के अंदर सीएम वगैरह रह चुके हैं, उनके अभी भी उनके परिवार के वहां पे इन्फ्लुएंस है। तो ये जो ग्रुपिंग्स है, ये जो लोग हैं, उनका राजनीति में आना और फिर वो जो ये ब्लॉक कैपिटलिस्ट बन गए ये लोग, ये मध्यवर्ती जाति थी, उनका उत्थान हुआ, ये एक कहानी बनती है। अब आपको इस कहानी में से कुछ सिंपल सी चीजें उठा करके 2 मार्कर में लिखने की आवश्यकता थी। टफ क्वेश्चन था, बहुत ही रेयरली किसी ने अटेंड किया होगा, तो मुझे लगता है इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज चूंकि सवाल पूछा गया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि सवाल कहाँ से, क्या, कैसा आया, कैसे टैकल कर सकते हैं। कुछ चीजों के लिए हमने इसको डिस्कस किया। फिर देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि इसकी खूबी क्या है इस पेपर की, यूनिट 1 की, इस पॉलिटी के साथ आपका आईआर के टॉपिक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये जो सवाल पूछा गया कि व्हाट वाज इंडियाज स्टैंड ऑन द 1956 स्वेज कैनाल क्राइसिस, 1956 के तहत जो स्वेज कैनाल का क्राइसिस आया था उस समय भारत का क्या रुख था। तो इसमें भारत का स्टैंड पूछा है, इंडियाज स्टैंड, सिंपल 2 मार्क के अंदर पूछा है, तो आप उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, भारत की क्या पोजीशन थी। अगर आप बेसिकली पता था तब भी ठीक है, नहीं तो आपको एक चीज सोचनी चाहिए थी कि 1956 के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उनकी पॉलिसी कौन सी थी, नॉन अलाइन मूवमेंट। अब इस नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर हम किस किस कंट्रीज का सपोर्ट हासिल कर रहे थे, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उसके अंदर, घाना था, इंडोनेशिया, उसके बाद आपका इजिप्ट, और चौथा कंट्री जिसका नाम आता है वो खुद इंडिया था। तो ये 4 बड़े देश थे जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर बड़े, मतलब इनका एक ग्रुप था जिसको ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज बोल सकते हैं, उनको लीड कर रहे थे, ताकि ना तो हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे ना यूएसए के साथ में। तो ये एक इनका ब्लॉक था और इसी आइडियोलॉजी पे ये चलते थे। अब इस वक्त क्या, जो आप यदि स्वेज कैनाल की ज्योग्राफी देखोगे, अब स्वेज कैनाल की ज्योग्राफी देखने के लिए थोड़ा सा हमको अफ्रीका का मैप कहीं ना कहीं ड्रॉ करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, चलो दोबारा बना देते हैं। अगर अफ्रीका का मैप बनाए हम, ये तो आपका ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर हो गया, और भूमध्य सागर के ऊपर
एक हल्का सा ट्राइंगल बनाना है, यहाँ पे ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल बनने के बाद में यहाँ से आप इसको लेके आ जाओ, ऊपर आपको पर्शियन गल्फ बनाना है और फिर यहाँ पे ईरान वगैरह बन जाएंगे। ये मोटा मोटी एक मैप बन गया। अब इसमें देखो, ये जो कंट्री है ना अफ्रीका के नॉर्थ में, ये कौन सी कंट्री है? ये है इजिप्ट, ठीक है। और ये इजिप्ट हो गई, और यहाँ पे ये जो कंट्री है वो कौन है? इजराइल। बाकी ये आपका आपका टोटल क्या है, जो अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं वो हो गया, और फिर यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ हो गया आपका। और यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हम अलग कलर से थोड़ा सा डिनोट कर देते ताकि आइडिया रहे। ये आपकी स्वेज कैनाल है। तो ये स्वेज कैनाल किसको कनेक्ट कर रही है? यहाँ पे पोर्ट स्वेज है, यहाँ पोर्ट सईद है, और ये भूमध्य सागर है, और ये आपका रेड सी, इनको कनेक्ट कर रही है। बेसिकली क्या हुआ, ये जमीन किसके पास थी? इजिप्ट के पास में। और ये जमीन इजिप्ट में कब? इजिप्ट से पहले स्वेज कैनाल के ऊपर, स्वेज कैनाल को लगभग 1869 के अंदर बनाया गया। 1869 में किसने बनाया? तो ब्रिटिश और जो फ्रेंच हैं, ये बहुत बड़ी कॉलोनियल पावर थी, इन्होंने मिलकर इसको बनाया। क्यों बनाया? पहले क्या होता था, सारा का सारा ट्रेड रूट ये था। तो ये यहाँ पे क्या है? केप ऑफ गुड होप है। तो लगभग ये जो रूट है ना, ये स्वेज कैनाल बनाने से ये 9000 किलोमीटर के आसपास का ट्रेड रूट, ये यहाँ से ट्रेड करने की जरूरत नहीं। ये इस लोकेशन को केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। तो इस कारण से इस रास्ते को केप ऑफ गुड होप के तहत जाने का बोला जाता है। अब इसको छोड़ दिया क्योंकि ये डेवलप हो गई। जब ये डेवलप हुई, ये लगभग 193 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है स्वेज कैनाल की। अब यहाँ सारा भूमध्य सागर से व्यापार हो रहा है, एशिया के साथ हो रहा है, और यूरोप को मजे बन गए क्योंकि वो कॉलोनीज थी, उनको कच्चा माल चाहिए था, यहाँ से जा रहा था। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कॉलोनीज जब बनी तो आपको ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका तो इन्होंने ऐसे ऐसे काट काट के अलग अलग देशों ने बांट लिया था अफ्रीका को। तो अफ्रीका इनकी कॉलोनी थी। अब जब आजादी, आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो उपनिवेशीकरण था उसको हटा के विउपनिवेशीकरण की बात चली, यूनाइटेड नेशन बनाया गया। तो इन सब के दौरान क्या हुआ? इन सब के दौरान इजिप्ट वगैरह इन राष्ट्रों को आजाद किया गया। भारत भी 1947 में हुआ। स्वेज कैनाल आपके 1956 में क्राइसिस आए, 1956 के अंदर। और आपको ये पता होगा उस टाइम इजराइल का निर्माण भी कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उनको जमीन दे दी कि फलस्तीन के अंदर। अब जब आप ये बना रहे हो, उस वक्त बहुत सारे देश थे वो आजाद भी नहीं हुए थे, लेकिन ब्रिटिश ने और फ्रेंच ने बड़े इंटेलिजेंट तरीके से जो स्वेज कैनाल का कंट्रोल है ना वो अपने पास रखा था। अब इजिप्ट क्या चाहता है? डेवलप करना। ऑलरेडी गरीब देश है, उसको डेवलप करने के लिए क्या है कि वहां एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए उसको, जो आज आपने अगर डैम सुना हो तो उनको यहाँ पे कौन सा डैम बना था? असवान डैम। यहाँ इस असवान डैम का डेवलपमेंट करने के लिए पैसे चाहिए थे। तो उन्होंने पहले बोला, ब्रिटिश और फ्रेंच को बोला कि मुझे पैसे दो ताकि मैं इस डैम को बना सकूं, लेकिन वो नट गए, उन्होंने मना कर दिया। जब वो उन्होंने मना कर दिया तो इजिप्ट के पास ऑप्शन क्या था? तो इजिप्ट ने बोला ठीक है, ये जो स्वेज कैनाल है मैं इसको नेशनलाइज करूंगा। जैसे हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी ने बैंकों को नेशनलाइज किया था, तो इन्होंने बोला मैं नेशनलाइज करूंगी। और उन्होंने इजिप्ट के जो उसके वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको नेशनलाइज किया। नेशनलाइज करने से प्रॉब्लम किसको होगी? फ्रेंच को, ब्रिटिश को। और उन्होंने क्या किया? इजराइल की हेल्प लेते हुए उन्होंने स्वेज कैनाल पे मिलिट्री तरीके से कब्जा कर लिया। तो ये तो उसका बेसिकली क्राइसिस है 1956 में। अब आप ये समझो उस समय भारत में क्या हो रहा है। 1956 में भारत का सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा है, और सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत हमको जो हमारा कच्चा माल था, हमको जो रॉ मटेरियल था, हमारे यूरोप से इक्विपमेंट आ रहे थे, वो चाहिए थे। अब जब स्वेज कैनाल के अंदर क्राइसिस आ गए, क्राइसिस से हम प्रभावित हो रहे थे, और हम खुद नॉन अलाइंड मूवमेंट के पार्ट हैं क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था, और इजिप्ट खुद इसका पार्ट है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजिप्ट का सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ये मैटर सॉल्व होना चाहिए। इस मैटर के लिए क्या है, सबसे पहले तो स्वेज कैनाल जो है उसको आप लिबरेट करो, उसको इजिप्ट को दे दो। फ्रेंच और ब्रिटिश को अपनी यहाँ से ऑक्यूपेशन हटा लेनी चाहिए। फिर यूएसए की एंट्री हुई, यूएसए ने एंट्री करी, फ्रेंच और ब्रिटिश का यहाँ से कंट्रोल खत्म हो गया। लेकिन इजराइल ने यहाँ पे इस जो सिनाई पेनिनसुला है इस पे कब्जा कर लिया। अरब कंट्रीज को एक रिकॉग्निशन मिली, और इस तरह से ये कहानी चलती रही। लेकिन बेसिकली इंडिया का स्टैंड जो इस प्रश्न में पूछा गया है वो क्या था कि इंडिया ने इसमें इजिप्ट का सपोर्ट किया। इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्री रहते हुए स्वेज कैनाल को जो एक पॉलिटिकल और ऑक्यूपेशनल, जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन था, उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसको फ्री करने की बात करी। तो ये इंडिया का स्टैंड था।
फिर पूछा गया है कि सनी सेबेस्टियन कौन है और वो क्यों न्यूज में थे। तो जो करंट भी इसका पार्ट है पेपर हमारी GS3 की यूनिट 1 का। तो ये सवाल तो ऐसा था, हालांकि ये सनी सेबेस्टियन जो है एक पत्रकार हैं, ये ना तो चीज पहले स्टूडेंट्स को पता थी, बहुत कम लोगों को पता थी, और ये न्यूज में क्यों थे ये भी मालूम नहीं है, अभी तक मालूम नहीं चला है। तो इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हर बार आते हैं और इन क्वेश्चन से मेरिट तय नहीं होती है, तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अभी तो पढ़ ही लिया है, तो सनी सेबेस्टियन एक पत्रकार है, और बाकी ये क्यों न्यूज में थे स्टिल आई डोंट नो। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां से क्या आपके 5 सवाल जो टोटल आए थे वो 2 मार्कर के थे, 10 नंबर के थे। 10 नंबर में मुझे लगता है कि सनी सेबेस्टियन वाला एक सवाल हो गया, फिर आपका वो जो बोलो कैपिटलिस्ट वाला सवाल हो गया। इवन स्वेज कैनाल में भी अगर आपको स्टैंड नहीं पता तो वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 सवाल तो ऐसे हैं, अगर आपको नहीं आते तो कोई परवाह नहीं। तो बेसिकली 10 में से 6 नंबर तो आप मेरिट में काउंट होंगे नहीं, जो बचे 4 उसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते, तो वो मेरिट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है 5 मार्कर के सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इन्होंने क्या पूछा है कि आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है। क्या इवेलुएट करना है? इवेलुएट द क्लेम वी द पीपल ऑफ इंडिया मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम भारत के लोग होने के संविधान सभा के दावे की समीक्षा करो, उसका इवेलुएशन करो। इवेलुएशन करने का मतलब यही होता है कि आपको उसकी जांच करनी, यही बोला गया है। अब क्या बोल रहा है? हम भारत के लोग संविधान सभा के दावे की, वी द पीपल ऑफ इंडिया मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमें ये पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनी, सभी लोगों ने उसे वोट नहीं किया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ था 1946 के अंदर। तो पहली बात तो भारत उस वक्त आजाद भी नहीं हुआ था, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का जो फ्रेमवर्क था उसमें ये था कि एक तो जो ब्रिटिश स्टेट्स हैं, ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स हैं, और दूसरा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन दोनों से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। जो प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आए वो कौन थे? नॉमिनेटेड थे। अब इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट से आए तो वो इलेक्टेड भी थे, नॉमिनेटेड भी थे, लेकिन जो उनका इलेक्शन के लिए बेस था ना, सब लोगों को वोटिंग का राइट नहीं था 1946 के अंदर। जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों को राइट था। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको हम प्रिएम्बल कहते हैं, तो उस प्रिएम्बल की सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कहती है कि हमारी अथॉरिटी क्या है, हमारा सोर्स ऑफ पावर क्या है। यानी कि ये कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं ना, वो हमारा सोर्स है। सोर्स किसका? शक्ति का, पावर का। और ये भी बताती है कि ये जो सोर्स है, ये अथॉरिटी है, वो कैसी है? लेजिटिमेट है, यानी कि वैलिड है। देखो, अगर ये बेसिक वर्ड अगर आपने लिखे हैं, ये बातें आपने यहाँ बताई है, सबसे इंपॉर्टेंट तो चीजें यही है। इससे इवेल्युएशन होता है कि हाँ, हम ये मानते हैं कि देखो, इवेल्युएशन तो यहाँ दोनों तरीके से होनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन बेसिकली पहले आपको ये बताना है कि जो हम भारत के लोग हैं, वो ये दिखाता है कि जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको जो शक्ति का जो उसका सिद्धांत है, जो शक्ति उसको मिलती है, वो भारत के लोगों से मिलती है, और भारत के लोगों ने अपने बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया है। तो वो एक लेजिटिमेट पावर उसको देते हैं जिसके माध्यम से वो संविधान का निर्माण कर सकती है। ये तो होगी एक बात। दूसरा, अब इसमें अगर आप लिख सकते हैं, उस टाइम आपका दिमाग चला, तब ये होता है। अदरवाइज इसमें आपको एक लाइन और ऐड करने की जरूरत थी कि हमें ये भी सोचना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक या रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव थे। तो वो भी एक थोड़ा सा आप इसमें बता सकते हो। तो ये 2 पॉइंट इसके बनते हैं जिसके आधार पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इवन आपने नेगेटिव वाली चीज नहीं भी लिखी तो कोई बात नहीं, इसको एक्सप्लेन करना था। अब कोई इसमें ये सारी बातें लिख के आ जाए कि पूरा प्रिएम्बल आप उतार के आ जाओ, तो वो कोई बातें नहीं। कितनी तारीख को दिया गया था, भाई हम भारत के लोगों ने इस तारीख को संविधान को अपनाया, वो सब यहाँ जरूरत नहीं है। इसमें बेसिक यही है कि ये दिखाना चाहता है कि ये जो भारत के लोग वाली बात है ना, वो क्या जस्टिफाई करती है, वो दिखाती है सोर्स, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी और पावर। तो ये 4 कीवर्ड मुझे लगता है इस आंसर की डिमांड को फुलफिल करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए इस बार, कुछ भी कहो आप, पेपर का लेवल इतना शानदार था ना, मजा आ गया। हाँ, पेपर देते वक्त टफ लगा होगा, उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम्स आई होगी, लेकिन पेपर्स के सवाल दिखाते हैं कि आरपीएससी ने खुद को इवॉल्व किया है। अब स्टूडेंट्स की बारी है कि वो कैसे इवॉल्व करते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पूछा है कि भारत के संविधान के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो संसद की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता को परिसीमित करते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा आना चाहिए, आने से क्वेश्चन करने में आपको बेटर हेल्प मिलती है। मेंशन द मेजर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इम्पोज लिमिटेशन ऑन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि ये बोल रहा है कि संविधान के उन अंगों के बारे में लिखो, उन प्रावधानों के बारे में लिखो जो जो हमारे पार्लियामेंट जो कि संसद है उसकी संसद की राज्य के क्षेत्र की अधिकारिता को परिसीमित करती है, या उसकी जो उसकी सीमा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर क्या करती है, एक रोक लगाती है। तो सबसे पहले देखो आप सिंपल सोचो, हमारा शेड्यूल 7 क्या बोलता है? शेड्यूल 7 क्या है? अनुसूची 7। अनुसूची 7 बोलता है, ये क्या करता है कि राज्य केंद्र के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर का काम करता है। जो शक्ति का संतुलन है ना उसके सिद्धांत को बनाने का काम करता है। क्या करता है? शक्ति के संतुलन को बनाने का कार्य करता है। तो ये जो शेड्यूल 7 है वो आगे जाकर के बोलता है, यदि आप आर्टिकल 246 में जाओगे तो वहां पे आपको 3 लिस्ट मिलेगी। कौन सी लिस्ट मिलेगी? एक मिलेगी आपको यूनियन लिस्ट, एक मिलेगी स्टेट लिस्ट और एक मिलेगी आपको कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे आर्टिकल 246 केंद्र की शक्तियां जो है, केंद्र का जो अधिकारिता का क्षेत्र है उसको लिमिट करता है कि बोला जो स्टेट की लिस्ट है ना इसके ऊपर केंद्र अपने अधिकार नहीं लगा सकता, इसके अंदर जो राज्य है वो खुद अपना कार्य करेगा। हो गया बात खत्म। इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं आप, इसके अंदर आप क्या फिर आर्टिकल 252 की बात कर सकते हैं, जो क्या करता है 252 लिमिटेशन लगाता है। भाई जो आर्टिकल 356 लगता है उसकी सीमाओं की बात करता है। ये आर्टिकल 253 राज्यसभा को पावर देता है जिसके तहत उसमें बिल बना सकती है। फिर इसके बाद आर्टिकल 247 मेंशन कर सकते हो। बेसिकली 246 से लेके 252 तक सारे आर्टिकल आप इसमें मेंशन कर सकते थे। तो इसने पूछा ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करिए तो ये। दूसरा एक और चीज है, अब हो सकता है वो सही है गलत है वो आरपीसी डिसाइड करेगी। एक और इसमें एंगल इसके अलावा ये बनता है कि आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का इस्तेमाल कर सकते हो। आर्टिकल 32 है वो कहीं ना कहीं जो यूनियन है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसको लिमिट करती है। तो वो एक चीज आप मेंशन कर सकते थे लास्ट में। बाकी यही प्रोविजन है जो बेसिकली इसमें आर्टिकल 371 जरूर मेंशन करना। वो कर्नाटक वगैरह जो अलग अलग राज्यों के लिए प्रोविजन है ना वो भी एक लिमिटेशन का काम करता है कि भाई ऐसा ऐसा कर सकता है। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे आर्टिकल जो यूज कर सकते हो, जैसे कि जो ट्राइबल एरियाज होता है, ट्राइबल एरियाज के अंदर यूनियन के लॉ लिमिट होते हैं तो वो भी एक दिखा सकते हो। तो ये बहुत सारे प्रोविजंस थे जो आप यहाँ दिखा सकते हो। बड़ा अच्छा सवाल था, एग्जाम में आपने कैसे हैंडल किया उस पर डिपेंड करेगा कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फीचर। तो फीचर किसे कहते हैं? फीचर बोलते हैं कि फीचर्स मतलब कि आपको उन चीजों को दिखाना है। फीचर्स किसी के गुण होते हैं वो दिखाने हैं आपको और उनको क्या करना, डिस्कस करना। डिस्कस द फीचर ऑफ ऑटोनॉमस वुमन मूवमेंट इन इंडिया, साइट फ्यू एग्जाम्पल। ये सेकेंड पार्ट आ गया क्वेश्चन का। अब फीचर्स बताने किसके? ऑटोनॉमस वुमन मूवमेंट। अब ये सवाल उसने किया होगा जिसका पॉलिटी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा हो, या जिनका यूपीएससी के ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर क्या है ऑप्शनल रहा हो, जिन्होंने इसकी तैयारी की हो, थ्योरी पढ़ी। बाकी तो जनरली ये ऑटोनॉमस वुमन मूवमेंट हमें मिलता नहीं देखने हो, तो मेरिट के लिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ऑटोनॉमस वुमन मूवमेंट क्या है, ऑटोनॉमस वुमन मूवमेंट के फीचर्स बताने हैं। देखो फीचर्स क्या है इसके, ऐसे मूवमेंट जिनको लीड महिलाओं ने किया हो, ऐसे मूवमेंट जो महिलाओं की डिमांड को जस्टिफाई करते हो, ऐसे मूवमेंट जो महिलाओं को लीगल प्रोटेक्शन देने की बात करते हो, वो वुमन के द्वारा लीड किए गए मूवमेंट जो वुमन को अधिकार देने का कोई ना कोई आह्वान लेते हो, उनको हम ऑटोनॉमस वुमन मूवमेंट कहते हैं। तो इसमें जो इसके फीचर्स है उसका डिस्कशन भी आता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो देखो आप कहाँ से दे सकते थे। बेसिकली जैसे कि जो विशाखा गाइडलाइंस वाली बात आई वो भी तो कहीं ना कहीं किसी महिलाओं से जुड़ी हुई थी, महिलाओं की मांग थी। इसके अलावा अभी रिसेंटली देखा होगा आपने एक मी टू मूवमेंट सुना होगा, जो वुमेन्स पढ़ी लिखी महिलाओं के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस थे उसके लिए एक सोशल मीडिया का मूवमेंट चलाया था
और ये लेडीज ओरिएंटेड था, महिलाओं के द्वारा ही किया गया, महिलाओं के अगेंस्ट जो अत्याचार हुए उसके लिए किया गया, उसका एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। बाकी बेसिकली ऐसे बहुत सारे आसाम के अंदर जो मूवमेंट चले ना, वो सारे के सारे वुमेन मूवमेंट्स थे, और फिर एग्रीकल्चर को ओरिएंटेड भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। फिर इसके अलावा यदि आपको नहीं आता है तो फिर आप नर्मदा बचाओ मूवमेंट मेंशन कर सकते थे। बहुत ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, आपको दोनों क्वेश्चंस को पार्ट पार्ट में एड्रेस करना था। तो ये जो कुछ एटोनॉमस मूवमेंट है इसी को बोलते हैं। बाकी यही डिस्कशन करने लायक बहुत ज्यादा चीज है नहीं, हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्वेश्चन है कि हाउ विल द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो विश्व की बहुपक्षीय संस्थाएं हैं उनसे संयुक्त राज्य अमेरिका का पीछे हटना, वहां के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, किस प्रकार से इन अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा क्या है, हाउ, कैसे, हाउ विल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट, वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलना वो अंतरराष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो देखो आपको समझना होगा, यूएसए का एक काम है, वर्ल्ड की हेजिमनी है, उसका काम है कि यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के इंटरनेशनल पीस को बनाए रखे। अब इतनी बड़ी पावर जो मिलिटरीली भी है, इकोनॉमिकली भी है, और हेजिमनी है। हेजिमनी एक मेंटल, मानसिक अवस्था है जिसमें ये फील करवाया जाता है कि हाँ मैं पावरफुल हूं। तो ऐसा राष्ट्र यदि विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं से बाहर निकलेगा ना, तो वो विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो डिफंक्ट हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। अब ये पूछ रहा है कि हाउ, कैसे काम नहीं करेगी। तो अब बेसिकली हम यदि उदाहरण दें किसका, जैसे WTO लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे बात करिए शांति और सुरक्षा की, तो हम थोड़ा सा आगे चले गए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापार को बनाए रखती है, ग्लोबल सप्लाई चेन, तो सिक्योरिटी का काम तो करती है कैसे न कैसे। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं WTO से बाहर जा रहा हूं, और जब मैं WTO से बाहर जाने से पहले भी उन्होंने क्या किया है, इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके मेंबर्स चाहिए। अब इनके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो किसने रोक रखा है, वो वर्ल्ड, इन्होंने यूएसए ने रोक रखा है। तो इस प्रकार से आप देखो उसने WTO जैसी संस्था को क्या कर दिया, इस WTO जैसी संस्था को उन्होंने डिफंक्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं हम, इसका सिक्योरिटी और शांति की बात करी तो फिर आप देखो नाटो एक अलायंस है। इस नाटो अलायंस का काम क्या है, इस नाटो अलायंस का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब जब इससे इन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने धमकी दी, सवाल भी धमकी की ही बात कर रहा है, बाहर नहीं निकले वो अलग बात है। तो इन्होंने बोला कि यदि यूरोपियन यूनियन के जो राष्ट्र हैं वो अपनी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको 5% अपनी GDP का नहीं करते हैं, तो नाटो से यूएसए अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेगा। अब नाटो पूरे के पूरे यूरोप को एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है, तो अगर वो बाहर निकलता तो फिर वो शांति और सुरक्षा तो प्रभावित होगी। बेसिकली यही बात है। इसके अलावा आप देखो WTO हो गया, फिर इसके अलावा यूनेस्को है, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आप बाहर जा रहे हो, उसकी फंडिंग रोक रहे हो, तो जो इसके इफेक्टिव ऑपरेशंस है ना, वो इफेक्टिव ऑपरेशंस वो क्या हो रहे हैं, चैलेंज हो रहे हैं। बेसिकली इन कारणों से डोनाल्ड ट्रंप के जो थ्रेट हैं वो कहीं ना कहीं जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी उसको प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह से इसकी अप्रोच ये होनी चाहिए थी। बेसिकली आपको हाउ वाला क्वेश्चन था वो एड्रेस करने की जरूरत। फिर पूछा गया कि व्हाट इज AI कोश, राइट द नेम ऑफ इट्स 7 कोर पिलर्स। तो देखो सिंपल सी बात है, ये करंट से सवाल उठाया गया था, 5 नंबर आपके ऐसे ही उड़ गए यदि आपने करंट नहीं पढ़ा था। इसमें कोई पॉलिटिकली डिस्कशन करने जैसा कुछ नहीं है। ये आर्टिफिशियल जो हमारी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी रिपोजिटरी है। जो हमारे मॉडल्स वगैरह बना रहे हैं ना, उसकी रिपोजिटरी है। इसके 7 कोर पिलर्स के अंदर भी AI के अलग अलग मॉडल्स हैं, उनके नाम है। तो ये तो बेसिकली जब हम आंसर की वगैरह अपलोड करेंगे आप पढ़ लेना, लेकिन डिस्कशन लायक कुछ नहीं था। ये प्रश्न ये दिखाता है कि हमें करंट अफेयर पे अपनी ग्रिप को मजबूत करने की अत्यंत अधिक आवश्यकता है।
बाकी तो मैं कुछ समझूं ना समझूं, लेकिन ये इसका क्रक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से आपके सवाल स्टार्ट हो गए 10 मार्कर के। अब जो 10 मार्कर के सवाल आए बहुत शानदार थे। हाँ, अब 10 मार्कर का जो पहला सवाल वो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में सेक्युलरवाद के संवैधानिक निहितार्थों को स्पष्ट करो। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। देखो, यदि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछता तब तो हम यहाँ क्या लिखते, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 लिख सकते थे। भाई आर्टिकल 25 से 28 आपको धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, इवन जो माइनॉरिटीज है उनको अधिकार आर्टिकल 29-30 देते हैं। लेकिन क्या उसने पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? नहीं पूछा। तो यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन पूछ रहा है। अब सेक्युलरवाद, भारत तो सेक्युलर था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये सेक्युलरवाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया। जब आपके प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1976 के अंदर ऐड किया गया, तो बेसिकली यहां प्रॉब्लम क्या आई, इसको ऐड करने के बाद बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली निकल के आई। प्रियम्बल हालांकि इनफोर्सेबल नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके तहत ही आज आप बहुत सारे केसेस देख रहे हो। जैसे आपने देखा, हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 2019। आप जानते हैं कि भारत नागरिकता के संबंध में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन हुआ क्या, भारत के 3 जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इन तीनों कंट्रीज के अंदर, ये तीनों कंट्रीज का जो मेन रिलीजन है वो इस्लाम है। तो माइनॉरिटी जो धर्म है वहां पे, जैसे उसमें कौन हो सकता है, हिंदूज, सिख, पारसी, बौद्धिज्म, जैनिज्म, तो ये क्या है, माइनॉरिटी रिलीजन है। अगर इन माइनॉरिटी रिलीजन का वहां पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो भारत की पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है इस एक्ट के माध्यम से कि हम उनको नागरिकता देंगे, और इस नागरिकता के अंदर आप सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आप इस्लाम को नागरिकता नहीं दे रहे, बाकी को दे रहे हैं। तो ये हमारे इस सेक्युलरिज्म की कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन है, जिसने अलाउड किया कि अगर किसी माइनॉरिटी धर्म का वहां पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो हम उसको वहां पे दे रहे हैं। तो ये एक चीज होगी। फिर आप देखो, ट्रिपल तलाक का केस हुआ, जिसको रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला ट्रिपल तलाक वैलिड नहीं है। अब ट्रिपल तलाक का जो नोशन था वो धर्म के आधार पे था कि इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म इस्लाम का धर्म है, वो ये परमिशन देता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये धर्म इसको परमिशन देता है या नहीं देता, वो इंडियन सेक्युलरिज्म के आधार पे तय होगा, और इंडियन सेक्युलरिज्म कहीं पर भी ट्रिपल तलाक को वैलिड नहीं ठहराता, और उनका मानना था कि ये महिलाओं के साथ अत्याचार है, तो आपने उसको रिजेक्ट किया। इसके बाद सबरीमाला मंदिर टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस था, जिसके अंदर क्या था, महिलाओं को सबरीमाला टेम्पल के दौरान, तो जो उनका प्यूबरिटी की एज होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीरियड होता है, उस वक्त उनको वहां पे एंट्री नहीं मिलती थी। उनको ऐसा मानते थे कि महिलाओं की एंट्री इसलिए नहीं है कि क्या है कि वो जो वहां पे डाइटी है वो इम्प्योर ना हो जाए, तो वहां पे इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा अगर आप और पॉइंट अगर ऐड करना चाहें तो हम इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, साथ में हम ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे देखा कि राम जन्मभूमि का जो विवाद था ना, ये भी एक सेक्युलर इशू था। अब राम जन्मभूमि के विवाद को जिस प्रकार से हल किया गया, और जो सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो जजमेंट थे, उसमें जो उनकी व्याख्या थी, वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के सेक्युलरिज्म की कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन को दिखाती है। इसके अलावा आप उसको भी कोट कर सकते हैं जो शाह बानो केस हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट थे, वो भारत में सेक्युलरिज्म के कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन को दिखाते हैं। अब ये तो हमने कुछ केसेस बात कर ली, बाकी इसकी जो शुरुआत है वो आप बेटर है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है वहां से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं कि
इंडिया के अंदर जो सेक्युलरिज्म है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बाइब था, इवन दो हमने उसको जो इम्प्लिसिट चीज थी उसको एक्सप्लिसिट कर दिया, मतलब अंदर था, हमने उसको थोड़ा सा बाहर खोल के दिखा दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो ये बात हमें परफेक्टली इसको एक्सप्लेन करती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की अप्रोच थी, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें बैठती है। ठीक है, यहाँ पीछे स्पेस भी था, हम तो जबरदस्ती कर रहे थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे पर्सनली बहुत ठीक लगा ये क्वेश्चन। अब आपका कैसा गया होगा हम इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ये न्यूज में था, करंट में था, इसलिए प्रश्न पूछा गया। देखो प्रश्न क्या है, कंसीडरिंग द एफिकेसी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, एनालाइज द रोल ऑफ द गवर्नर इन स्पेशल कंटेक्स्ट ऑफ द रीसेंट जजमेंट of the Supreme Court in the state of Tamil Nadu versus the Governor of Tamil Nadu, case about Article 200 and Article 201। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं वो एक बार देख लेते हैं क्या है। इसको प्रश्न को मेरे लगता है 2 बार पढ़ने की एटलीस्ट जरूरत है। अनुच्छेद 200 और 201 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल वाद में दिए गए हाल ही के फैसले के, इस फैसले के विशेष संदर्भ में भारतीय संघवाद की प्रभाविता में राज्यपाल की भूमिका का विश्लेषण करो। तो बेसिकली 4 चीजों पे यहाँ फोकस करना है आपको। क्या है, एक तो इंडियन जो हमारा फेडरलिज्म है, संघवाद है, उसकी बात कर रहा है, उसकी प्रभाविता, संघवाद की प्रभाविता मतलब उसकी एफिकेसी, उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है, समझ गए। और ये जो आपको बात करनी है वो बात करनी है जो अभी लेटेस्ट जो केस हुआ था उसके संदर्भ। आप दोबारा से मेरी बात सुनो ढंग से, ये प्रश्न इतना सिंपल नहीं है जितना देखा जाए। करना क्या है आपको, जो भारत का संघवाद है, हमारा जो फेडरलिज्म है, इसकी जो एफिकेसी है, इसका जो विशेष संदर्भ लेते हैं, ये कितनी इफेक्टिव है, उसके साथ आपको देखना है कि राज्यपाल की क्या इसमें भूमिका है। और फिर आप ये सोचो, इसका आपका विश्लेषण करना है, इसको आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। अब इसमें जो रिसेंटली जजमेंट आया था उसको देखना है। तो बेसिक फैक्ट आपको पता ही है कि आर्टिकल 200 एसेंट देता है पावर कि गवर्नर किसी बिल को एसेंट दे सकता है। आर्टिकल 201 के तहत वो किस किस आधार पे प्रेसिडेंट को भेजता है, प्रेसिडेंट उसको कैसे होल्ड अप करता है, उसकी बातें हैं। अब ये तमिलनाडु के जो गवर्नर थे, उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो बिल पारित होकर आए थे, उन करीब करीब 10 से अधिक बिलों को 10 महीने से अधिक तक रोक रखा था। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचो, तो गवर्नर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का व्यक्ति क्या कर रहा है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसके पास पावर है लेजिस्लेशन की। तो वो उन्होंने एक एक्ट बनाया, बिल बनाया, एक्ट बना, उस एक्ट को आप पारित नहीं कर रहे हो, यानी कि बिल को आप पारित नहीं कर रहे, एक्ट नहीं बन रहा। तो ये आप जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन जो विधायिका है राज्य की, उसकी वैलिडिटी को आप चैलेंज कर रहे हो भाई। और हमारा इंडियन फेडरलिज्म क्या इनविजाज करता है, आप देखो। सबसे पहले आपको समझना होगा गवर्नर की पोस्ट क्यों आई भाई, गवर्नर को नॉमिनेट क्यों किया, आप इलेक्टेड कर लेते भाई। नॉमिनेट इसलिए किया कि गवर्नर क्या करेगा, केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में एक लिंक के रूप में काम करेगा, और एक तरह से वो केंद्र का एजेंट भी होता है। अब दूसरा, राज्य के अंदर क्या है, जो गवर्नर है वो कैसा है, वो नॉन इलेक्टेड है, अपॉइंटेड है, जबकि सीएम जो होता है वो इलेक्टेड होता है। अब दोनों के बीच में बैलेंस होगा। गवर्नर स्टेट का हेड भी होता है, और गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आर्टिकल 356 के तहत राज्य के अंदर उनको पता होना चाहिए कि 355 और 365, ये 2 आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 355, 365 ये दोनों पावर देते हैं गवर्नर को कि इनकेस या तो राज्य आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर केंद्र को सही ढंग से राज्य के अंदर शासन चलाना है, तो इन दोनों के लिए गवर्नर 356 को लगाना है या नहीं लगाना है, इसके लिए रिकमेंडेशन दे सकता है। होगी कहानी खत्म यहाँ पे। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। इस प्रश्न में ये आर्टिकल यूज नहीं होने वाले। यहाँ तो आर्टिकल उन्होंने 200, 201 के तहत बोल दिया, वहां जजमेंट आया था, जजमेंट के अंदर बोला गया कि 3 माह के अंदर जो गवर्नर है उसको कोई भी बिल उसके पास आता है तो उसको उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन देना है। अगर आप डिसीजन नहीं दोगे तो मामला फिर कोर्ट में जा सकता है, फिर उसकी सुनवाई होगी, कोर्ट एक्सप्लेनेशन मांगेगा। तो ये चीज जो कहानी गढ़ी गई, तो आपको यही समझना है कि राज्यपाल की भूमिका क्या है। राज्यपाल को ये सारे काम करने होते हैं। अब राज्यपाल का काम है कि आपको देखना है कि यदि कोई बिल पारित होके आया है और वो बिल यदि किसी ऐसे प्रोविजन को हैम्पर करता है जो भारत के संघवाद का जो इनका ढांचा है ना, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, उसको प्रभावित करता है। कैसे कर सकता है, मान लो आप ऐसा बिल लेके आए जो राज्य में हाई कोर्ट की पावर है उसको डिस्टर्ब कर रहा है,
या आप ऐसा बिल लेके आए जो यूनियन है, केंद्र है, उसको जो शेड्यूल 7 के अंदर, अनुसूची 7 के अंदर, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अंदर उसको यूनियन लिस्ट के अंदर पावर्स दे रखी है ना, उस यूनियन लिस्ट की पावर्स को डिस्टर्ब करता है। भाई ऑलरेडी कोई यूनियन का लॉ है और उस लॉ को आप इनरिच करते हो। या फिर स्टेट के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार केंद्र का है, उसकी सुरक्षा कहीं खतरे में आ रही है वो, तो ऐसे आधार पर वो प्रेसिडेंट को दे सकता है कि भाई आप देखो इस बिल पे क्या जजमेंट लेना चाहिए, कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके ऊपर, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल उसका भाई संवैधानिक राय चाहिए यदि आपको, तो वो भी आप प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हो। तो ये कुछ आधार दे रखे हैं गवर्नर के लिए जिसमें वो बिल को रख सकता है। अब यहाँ पे गवर्नर तो इनको छोड़ करके वो तो केवल और केवल क्या है कि मैं केंद्र का एजेंट हूँ और मुझे, मेरे पास पावर है, मैं एग्जीक्यूटिव हेड हूँ और मैं आपके बिल को अपने पास रख सकता हूँ। ऐसी ऐसी बात थी उनकी, उनके द्वारा अति की गई थी। वो अति के कारण ही फिर मैटर कोर्ट में गया और इस कारण से उनके जजमेंट, उनके ऊपर ये टाइम लिमिट वाली बात आई। अब ये राज्यपाल की भूमिका को जिस तरह से लेके आता ना, तो यहां फिर इस प्रश्न में आपको जो पुंछी कमीशन है, जो आपका सरकारिया कमीशन है, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी राज्यपाल को लेकर के, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से गवर्नर के लिए जो गाइडलाइंस आई, उनका आपको विवेचन करना था और फिर आपने संघवाद की बात करनी थी। इस टाइप से इस प्रश्न को हैंडल करने की आवश्यकता थी। अब इसमें चीजें बहुत सारी थी और शब्द आपके पास 100 ही शब्द है, तो वो एक बड़ा चैलेंज था कि हम उसको कैसे मैनेज करें। फिर एक प्रश्न आया आपका जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, और वो था कि ये प्रश्न क्या कहता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले देश ने क्या पूछा आपसे, चैलेंजेस पूछे किसके, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राजस्थान पंचायत राज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोविजन इन द एप्लीकेशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1999। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 के प्रभावी क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां हैं। तो क्वेश्चन तो बड़ा डायरेक्ट था, 10 मार्कर में पूछ लिया, और जनरली ये ग्रे एरिया होता है, इसकी तैयारी नहीं करते, छोड़ देते हैं। तब क्या है, कहानी सिंपल सी है। 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साल 1992 के अंदर आया। इसके तहत हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया, यानी कि हमने डेमोक्रेसी का 3rd टियर है उसको मजबूत किया। अब इसके बाद क्या किया, ये तो आपने लागू कर दिया, फिर ये देखा गया कि हमारे केंद्र के अंदर अगर 2011 की जनगणना देखा जाए तो लगभग 8.6% के आसपास जो जनसंख्या है वो कौन है, ट्राइबल है। अब ट्राइबल लोगों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी 2 प्रोविजन है, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, जो कहीं ना कहीं वहां पे एम्पावर करते हैं कि आप किस प्रकार से वहां पे शेड्यूल एरिया के अंदर जो गवर्नेंस चलेगी। अब इन सब को लागू करने के लिए आप क्या लेके आए, पैसा एक्ट लेके आए। पैसा क्या है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज। तो ये ट्राइबल एरियाज के अंदर आपका एम था कि हम पंचायत की जो हमने, जिसके तहत रियल डेमोक्रेसी को 3rd टियर में लेके गए हैं, लोगों को लोकतंत्र का मजबूत पिलर बनाया है, तो बोला वो चीजें शेड्यूल एरियाज में लगना चाहिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के पास भी होना चाहिए। तो उसके लिए आप लेके आए 1996 का ये एक्ट है। अब ये जो एक्ट था पैसा, इस पैसा एक्ट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग आधार पे लागू किया गया। राजस्थान के अंदर ये एक्ट लागू हुआ था 1999 में, और राजस्थान में जब ये एक्ट लागू हुआ 1999 के अंदर, तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई थी। वो यहाँ नाम लिखा है कि उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोविजन इन द एप्लीकेशन टू द शेड्यूल एरियाज। ये ले, अब ये आपने इसलिए लागू किया। अब बेसिकली आउट ऑफ क्वेश्चन देखें तो थोड़ी सी थीम समझ में आनी चाहिए। तो आप क्यों लागू कर रहे हो, ट्राइबल एरियाज की कुछ प्रॉब्लम थी अलग, और ट्राइबल एरिया का खुद का कल्चर होता है, उस कल्चर को बनाए रखना है, लोगों को एम्पावर भी करना है। अब लीगल प्रोटेक्शन भी दे रहे हो उनको आप। दूसरा क्या है, ट्राइबल लोग होते हैं जो अपनी कुछ समस्याएं होती है अपने ट्राइबल कस्टम के आधार पर सॉल्व करते हैं। तो इस पैसा के अंदर हमने प्रोविजन क्या किया कि चलो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो,
जो आपके रिचुअल हैं, आपके कस्टम हैं, उनको हम लेजिटिमाइड करते हैं, उसको हम इस एक्ट में ऐड कर देते हैं, ताकि क्या जो आप काम कर रहे हैं वो लीगली वैलिड है। हमने क्या किया, उनकी प्रैक्टिस को बचाया और इसको लेकर। लेकिन होता क्या है, ट्राइबलों का शोषण भी बहुत हो रहा है। कैसे हो रहा है, उनकी जमीनें हैं, वो नॉन ट्राइबल लोग हैं, वो कब्जा कर लेते हैं, तो उनका जमीन से एलिनेशन हो रहा है, उनका कल्चर है उसका प्रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। फिर ये प्रॉब्लम जो थी ना, उसको हल करने के लिए हम ये एक्ट लाए। अब चैलेंजेस पूछे तो हम डायरेक्ट कहां पहुंचेंगे चैलेंजेस पे। इसकी अगर आपको स्टार्टिंग की कोई लाइन लिखनी है, तो हमने जो ये बात करी इसमें से आप अपनी इच्छा से जो आपको अच्छा लगता है वो कोई भी चीज चूज कर सकते हो। बेटर ये होगा आप कहानी को पैसा 1996 से स्टार्ट करो, कि भारत के अंदर पैसा 1996 में आया था, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके राजस्थान के अंदर 1999 में लागू किया गया, और वर्तमान में इसमें कौन से चैलेंज। सबसे पहला चैलेंज तो ये है, ट्राइबल सोसाइटी के अंदर एजुकेशन की पेनिट्रेशन बहुत कम, जिस कारण से क्या है, आपने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को वहां पर पहुंचा तो दिया, लेकिन इसमें क्या है, ग्राम सभा एम्पावर भी हो गई, ग्राम सभा को मजबूत कर दिया, लेकिन जो ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए जो आपके प्रावधान है ना, इन प्रावधानों की जानकारी ही नहीं है ट्राइबल लोगों को, उनके राइट्स के बारे में उनको पता नहीं है। अब इस कारण से क्या होता है, इसका लोग मिसयूज करते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की है, वो है कि इनको रियल में एम्पावरमेंट नहीं कर रहे आप। कहना क्या चाहते हैं हम, रियल में एम्पावरमेंट करने का सेंस है, देखो पीआर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पैसा के तहत भी और 1999 एक्ट के तहत भी ये पावर है कि वो अपने यहाँ अपने एरिया में जो उनका एरिया बनता है उसमें वो टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स का कलेक्शन कर सकते हैं, सोशल ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इफेक्टिवली जो हमारा यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, क्या है, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अपनी पावर्स को नीचे देना ही नहीं चाहता। भाई इनकी फाइनेंशियल पावर और इनकी डिसीजन मेकिंग पावर दोनों इनके हाथ से चली जाएगी अगर आप रियल में एम्पावरमेंट कर दोगे तो। हालांकि आपने एक्ट तो लागू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो रेड टेपिज्म की कहानी है वो नीचे लेवल पे भी दिखाई देती है, क्योंकि वो ट्रांसलेट नहीं कर रहे पावर को। भाई आप डेलीगेट करो ना, डेलीगेट कर ही नहीं रहे। जैसे देखो, आपने बोला कि पीआरआई के अंदर हमने 29 सब्जेक्ट दे रखे हैं पंचायतों को कि उसके ऊपर वो कोई विधान बना सकते हैं, पर रियल में आपने देखा कोई विधान बना है? क्योंकि वो सब्जेक्ट ट्रांसफर ही नहीं हो रहे। लॉ में लिखना और रूल्स के माध्यम से वो चीज देना, दोनों में फर्क होता है। अब इसके अलावा क्या है, राज्य का काम है कि वो राजस्व का इकट्ठा करना रेवेन्यू सिस्टम के माध्यम से। अब इस राजस्व को इकट्ठा करने के लिए आप ट्राइबल एरिया के अंदर तो अलग रूल्स हैं, वहां पे आप ये इकट्ठा नहीं कर सकते। जो राजस्व इकट्ठा करने वाले ऑफिशियल्स हैं उनकी पॉलिसीज अलग है, तो वो कहीं ना कहीं पैसा के एक्ट के अंदर कन्फ्रंट करती है, दोनों का विरोधाभास है, तो वो एक बड़ा चैलेंज है। फिर इसके बाद देखो आप, ट्राइबल एरिया जो है बड़ा ही स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड इन द सेंस, इनके जो हैमलेट होते हैं, जो इनके घर होते हैं वो बड़े दूर दूर होते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, इनएसेसिबल होते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हो, जो विकास की धारा को इन तक पहुंचाना चाहते हो, वो इफेक्टिवली इनके पास पहुंच नहीं पाती, और अगर पहुंचती भी है तो एक्सेप्टेबिलिटी कम है। फिर दूसरा, अब इसके साथ एक बड़ा चैलेंज ये हो गया कि कुछ थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व हो गई। भाई डेवलपमेंट का जो काम करोगे उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल तो लेना ही पड़ेगा। अब जो प्राइवेट सेक्टर आप यूज कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं जो ये हमारे एक्ट हैं, इसके जो लूप होल्स हैं, इनका इस्तेमाल करके ट्राइबल का शोषण कर रहे हैं। और इसके साथ आज भी ऐसे इंस्टांस देखे गए हैं जब जो ट्राइबल्स की लैंड है वो किसी अन्य ट्राइबल या अपने किसी रिलेटिव के नाम पे कैसे न कैसे करवा के मैनूवरिंग करा के उनसे उनकी जमीन को छीना जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इस प्रकार के कुछ चैलेंजेस हैं जो पैसा एक्ट 1999 का बदलाव करके राजस्थान में लागू किया गया, वो फिर भी इन सब प्रॉब्लम से आज भी जूझ रहा है। तो ये कुछ 7-8 हमने पॉइंट बनाए, तो इन 7-8 पॉइंट से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन की थीम क्या थी, इसको एड्रेस करने की आवश्यकता कैसी थी। तो ये बेसिकली प्रश्न था। फिर आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है जो पॉलिटी सेगमेंट में आया, और ये आईआर का पार्ट है, और बहुत अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, while the Ministry of External Affairs
led by its minister, is the institutional anchor in the making of India's foreign policy. Various prime minister has assumed a dominant role in the process. In the light of this statement, discuss the instances where prime minister has personally shaped the foreign policy of India. तो यही कह रहा है कि भाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होता है ना, वो मेन फॉरेन पॉलिसी को लीड करता है। भाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का ही काम है फॉरेन पॉलिसी को चलाना, और जो वो हमारे मिनिस्टर होंगे उनका काम है। परंतु इन्होंने ये बोला है कि हमने ये भी देखा है कि कई बार ऐसा हुआ कि कुछ प्राइम मिनिस्टर ने डोमिनेंट रोल हासिल किया है फॉरेन इसको जो हमारी ये फॉरेन पॉलिसी को डोमिनेट करने में। तो आपको वो एग्जांपल्स हैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से, आपको वो इंस्टांसेस बताने हैं कि ऐसा कब कब हुआ। तो क्लियर है। अब ये 1947 से कहानी स्टार्ट हुई, तो 1947 से लेकर के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम ये चीजें लिख सकते हैं। 1947 से 2025। तो बेसिकली सबसे पहले तो जैसे इसकी स्टार्टिंग लाइन है, मेरे हिसाब से क्या हो सकती है, तो मैं तो इसको ऐसे बोलना चाहूंगा आपको कि देखा रिसेंटली जिस प्रकार से एस जयशंकर साहब हैं, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से हमारी फॉरेन पॉलिसी को दुनिया के विभिन्न देशों के सामने लाइट में लाया है, तो वो ये चीज़ दिखाती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखने को मिला है कि जो प्राइम मिनिस्टर का रोल की बात कर रहे हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर हम इंदिरा गांधी को उठा सकते हैं। उसके बाद आप देखो इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के बाद आप मनमोहन सिंह, फिर आपके अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनको ऊपर लाना पड़ेगा, मनमोहन सिंह बाद में आएंगे। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, फिर मनमोहन सिंह जी आए। तो 5 नंबर पे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, 6 नंबर पे मनमोहन सिंह, और 7 नंबर पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीड बनी। अब इनमें क्या था, आप 4, 5, 6 जो आपको ठीक लगे वो कोट कर सकते हो। अब पहला, अगर आप जवाहरलाल नेहरू की बात करोगे तो नॉन अलाइन मूवमेंट, पंचशील, और इनका खुद का जो पर्सनैलिटी था वो बड़े इफेक्टिव थे काम करने में। तो ये इनके कुछ पर्सनल एग्जाम्पल है जिन्होंने इसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी को लीड किया। फिर सेकंड, इंदिरा गांधी की बात करोगे तो 1971 के अंदर बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर से पहले ये यूएसएसआर में गई, और वहां इन्होंने फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन करी 25 साल के लिए, और फिर बांग्लादेश का लिबरेशन किया। तो ये एक डोमिनेंट रोल था प्राइम मिनिस्टर का। राजीव गांधी को आप डिस्कार्ड कर सकते हो, आप पीवी नरसिम्हा राव साहब के पास आ जाओ, या फिर आई के गुजराल साहब को भी चूज कर सकते हो आप, उनकी भी पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट की। तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1991 के, तो भारत को एक मिक्स इकोनॉमी की तरफ हम लेके गए, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का खुद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, वो था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1998 के अंदर हमने पोखरण टेस्ट किया, पोखरण 2, तो भारत को आपने न्यूक्लियर पावर बनाया, तो बहुत बड़ा शिफ्ट था। और उस न्यूक्लियर पावर बनने के साथ ही आपने 1999 के अंदर लाहौर यात्रा करी, तो नेबरहुड के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का प्रयास कर रहे हो। फिर कारगिल में जिस प्रकार से रिप्लाई दिया, तो वो सारी चीजें। और मनमोहन सिंह के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट था वो था आपके जो सिविल न्यूक्लियर डील, जिस प्रकार से वो साइन हुई, बहुत बड़ा इवेंट था। फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के टाइम पे था, आपको पता ही है, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी, और इसके साथ जो इनका पर्सनल खुद का एक पर्सनल पर्सोना है, जो अपनी खुद की एक बॉन्डिंग बनाते हैं लीडर्स के साथ में, वो बड़ा इफेक्टिव है भारत की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में। तो ये इस तरह की इसकी अप्रोच चाहिए थी जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। तो ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आपको ये चीजें बताई। तो यहीं तक था हमारा जो आपका GS 3 का पार्ट 1, जिसके अंदर पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, IR के थे। तो अगर आप सरसरी तौर पे देखें एग्जाम में, तो ये प्रश्न बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत टफ लगे होंगे, फिर भी मेरा ये कहना है इस प्रश्न को देखे कुछ चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि इसमें देखो बेसिक रॉ मटेरियल से कितने सवाल पूछे गए।
यानी कि स्टैटिक पोर्शन से सवाल कितने आए और करंट अफेयर से सवाल कितने आए? अब किसी को लगता होगा सर करंट अफेयर में बहुत ज्यादा फोकस की बात कर रहे हो, अब क्या करें, डिमांड ही आजकल यही है। आपके मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता, हमें आखिर एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा। गोल्डन ट्रायंगल फंडामेंटल राइट कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिल सकता आपको, ये एक अवधारणा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दी है। अब जो बहुत अच्छी लेखक की बुक्स है वो हम सिलेबस के लिए नहीं पढ़ते, तो वहां आपको मिलता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है तो आपको मिल सकता है, लेकिन करंट में कोई घटना होता है तभी इसके बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन 2 हो गए। बुलॉक कैपिटलिस्ट का सवाल तो छोड़ ही देना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। 1956 का स्वेज कैनाल क्राइसिस है, आईआर से जुड़ा हुआ है। सनी सेबास्टियन न्यूज में थे, अब नहीं थे, पता नहीं किसको पता है इसके बारे में, तो आरपीएससी खुद को मालूम है, नहीं मालूम, हम नहीं जानते। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्लेम, ये आप बिल्कुल स्टैटिक अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो। मेंशन द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इंपोज लिमिटेशन ऑन द, देखो ये सवाल तो स्टैटिक का है, लेकिन कितने अलर्ट तरीके से इसको करते हो, तो मुझे लगता है इसके लिए बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहिए, तो वो आपको यहाँ मार्क्स दिला सकता है। और ऑटोनोमस वुमन मूवमेंट, अगर मीटू वगैरह आपने करंट में ना पढ़े हो तो आप कैसे लिख सकते हो? ये सारी चीजें तो करंट में ही आती है, जब भी कोई वुमेन्स को लेकर के डे वगैरह होता है, जैसे 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, अगर उस दिन कोई बात लिखी हुई आती है तो वहां से ये चीजें पिक होती है, बाकी सडनली नहीं होती है। बाकी ये जो चीजें ना आप बोल रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आते हैं ना, उनको जब तक नहीं पढ़ेंगे हमारी ग्रिप नहीं बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप के जो जैसा वो उनकी धमकियां हैं, तो ये तो सिर्फ करंट में ही है, शायद किसी किताब में होगा। एआई कोश, ये सब करंट में था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, अब 10 नंबर का सवाल है, आपको कहीं नहीं मिल सकता एक्सेप्ट करंट अफेयर। फिर उसके बाद ये तो उसका सेम पेज हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आप, तमिलनाडु वाला गवर्नर का जजमेंट आया और उसके ऊपर 10 नंबर का सवाल पूछ लिया। तो फिर आगे चलते हैं, लास्ट में और क्या था, पंचायत एक्सटेंशन वाला, तो पंचायत डे के दिन 24 अप्रैल को ये आर्टिकल आया था, उसके अंदर ये बात करी थी कि क्या हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर ट्राइबल कल्चर के अंदर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर क्या हम आज वापस में 3 टियर को मजबूत कर पाए, उसकी क्या बातें हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो ये सवाल वहां से उठ के आया था, वो 2-3 आर्टिकल आ रखे हैं, मैंने सर्च किया था, तो वहां से मैंने भी, हालांकि वो आर्टिकल नहीं पढ़े, पर पॉइंट क्या है, अगर हम वो आर्टिकल पढ़ते तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता। तो ये चीजें वहां से उठ के आई है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या किया है। तो ऑलरेडी अभी एस जयशंकर साहब की बुक आई थी इसको लेकर के, उनके जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, तो बुक काफी चर्चाओं में थी, अलग अलग फोरम पे उसका डिस्कशन हुआ, तो वहां से ये चीजें निकल के आई और ये सवाल पूछ लेके, मैं ये नहीं कह रहा बुक पढ़ने की जरूरत है, परंतु एटलीस्ट अगर फॉरेन मिनिस्टर ने कोई किताब निकाली है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें उसके बारे में पता होता, या फिर हमने कोई डिबेट एक आध सुनी होती, या अखबार की कोई हमने एक आध एडिटोरियल डिस्कशन सुना होता, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को हम टैकल कर पाते। बाकी तो बेसिकली कुल मिला के पॉलिटी के क्वेश्चंस का निष्कर्ष ये निकला कि 100 क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है। आई होप जो हमने बात करी उससे आप समझ गए होंगे। मेरे हिसाब से यही बेस्ट थीम है जो आपको मार्क्स दिला सकती है। बाकी 2023 की आंसर कीज आएगी और इस बार के मेंस के रिजल्ट आएंगे तो मालूम चल जाएगा। फिर दूसरा, ये जो थीम है ना, इसको आप प्लीज पकड़ के रखें। ये थीम जिस दिन छोड़ दी, जिस विद्यार्थी ने छोड़ दी, वो इस रेस से बाहर है, किसी भी स्टेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर आपका इंटरव्यू। तो माई होल सिंसियर रिक्वेस्ट, हम वापस इसके बाद जो बाकी पेपर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो आज जहां हम स्टैंड करते हैं वो स्टैंड बड़ा क्लियर है कि पॉलिटी स्टैटिक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डायनामिज्म है, और वो डायनामिज्म करने के लिए आपकी इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। आप बने रहे हमारे साथ, वी विल कंटिन्यू, हमारा एडिटोरियल डिस्कशन वगैरह चलता है, उसको आप फॉलो करें, क्वेश्चंस जो देते हैं उसको सॉल्व करें, और उसकी इवैल्यूएशन वगैरह के माध्यम से पता चल जाएगा कि हाँ हम क्या स्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट पेपर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।